माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कई सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको। ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाता है, एक्सेल मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक मिल जाता है। मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलते हैं आपको। सभी का काम, हर टूल का काम अलग अलग होता है, राइट। और कौन कौन से टूल आपको मिले हुए हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका इंस्टॉल्ड है उसमें क्या क्या है, तो मेरे पास जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है, वन नोट है, ये पब्लिशर है और एक्सेस है। वैसे ही आप अपना चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अलग अलग लाइसेंस आते हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ मल्टीपल लाइसेंसेस, कुछ प्रोफेशनल लाइसेंस होते हैं, है ना, कुछ होम लाइसेंस होता है बिगिनर के लिए, मतलब कई सारे लाइसेंस हैं। तो आप कौन सा लाइसेंस यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए हम लोग को यूज़ करना है एक्सेल। एंड एक्सेल का इंटरफेस अभी जैसे आपने देखा, पहले तो एक्सेल को, अगर आपका एक्सेल इंस्टॉल्ड है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, सो यू कैन डायरेक्टली ओपन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप सर्च बटन पे एक्सेल को लिखेंगे, एक्सेल ऐप आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करने में जो पहला इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस में पहला होम इंटरफेस, ये आपका होम इंटरफेस है, देन एक न्यू इंटरफेस है और तीसरा एक ओपन इंटरफेस है, ओपन ऑप्शन। ठीक है, ओपन आप किसी दूसरी फाइल जो आपके पास ऑलरेडी है उसको ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। न्यू, नई फाइल बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं। होम में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जिसमें अगर कोई रिसेंट फाइल के साथ आपने काम किया है तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे के ऑप्शंस में अकाउंट एंड ऑप्शंस का है, यहाँ पे आपको दे रखा बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का आपका वर्जन यूज़ कर रहे हो आप, कुछ अपडेट वगैरह करना है तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, और आपने अगर साइन इन नहीं किया तो साइन इन कर सकते हैं, है ना। साइन इन किस लिए यूज़ होता है? साइन इन यूज़ होता है पब्लिश करने के लिए। आप पब्लिश कर सकते हैं अपने जो भी आपने काम किया उसको आप पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके क्लाउड के साथ कनेक्टेड होता है, ये क्लाउड है आपका वन ड्राइव क्लाउड। ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में जो भी एक्सेल के अंदर बेसिकली काम कर रहे हो आप, राइट, उसके कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यहाँ पे सेट होते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, कौन सा फ़ॉन्ट सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, फाइल नॉर्मली आप सेव करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कौन से स्पेस पे जाके सेव होगा, कौन सी ड्राइव पे जाके सेव होगा, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ॉन्ट का साइज़ 11 है, आपके बॉडी का, आपके फ़ॉन्ट का नाम बॉडी फ़ॉन्ट है, राइट। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। यूज़र नेम आपका जो भी है ड्यूकैट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फार्मूलाज के ऑप्शंस, डेटा के ऑप्शंस, ये सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, चलिए, राइट, हमें क्या करना है? तो अभी इसमें से, ये तो सिर्फ ऑप्शंस है, बट हमें इसमें से कुछ भी अभी चूज़ नहीं करना है। हमें सबसे पहले आना है ब्लैंक वर्कबुक पे, राइट। तो ब्लैंक वर्कबुक में आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, यू विल हैव अ शीट ओवर हियर, यहाँ पे एक आपको शीट मिलेगी। शीट क्या होता है? तो शीट एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें रोज एंड कॉलम आपको मिलते हैं, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन हैव मल्टीपल शीट्स इन अ वर्कबुक, एक वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स बना सकते हैं आप। एक तो डिफ़ॉल्ट आपको मिल ही रहा है, दूसरा आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट आप बना सकते हैं। दूसरी शीट मतलब दूसरा डेटा रख सकते हैं। ठीक है, जितनी शीट बनाएंगे उतने डेटा आप रख पाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए, हर शीट रोज एंड कॉलम से मिलके बना होता है। इनको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं माउस के कर्सर से भी, और साथ में यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जूम इन जूम आउट करने का। जितना छोटा और जितना बड़ा आप दिखाना चाहें
आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करके दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रो के नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। कई सारे रोज हैं इसके पास, और यहाँ पे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं ABCDEFGHI, है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली कॉलम के नेम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली आपको मिल जाएंगे रोज के नेम, ठीक है। और ये जो बॉक्स मिलते हैं, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल। बॉक्स आर कॉल्ड सेल। ये सेल है, ये पूरा कॉलम है, ठीक है, और ये इनके रोज हैं, ठीक है, बात समझ आई? तो रोज, कॉलम्स, और उन रोज एंड कॉलम के बेसिस पे आपको दिए गए हैं सेल। सेल में वैल्यूज होती हैं, सेल में आप हमेशा वैल्यूज रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये जो पूरा एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ऊपर वाला, इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन में आपको एक तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस ऑप्शंस, क्विक एक्सेस कमांड, ठीक है, जिसमें कि आपको सेव करने का ऑप्शन है, अनडू करने का ऑप्शन है, रीडू करने का ऑप्शन है। ये सब कुछ आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से आप ले सकते हैं। नीचे जो है, इस नीचे वाली चीज़ों को यहाँ पे रिबन बोला जाता है, और इस रिबन के अंदर आपको मिल जाते हैं टैब्स। एक फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये सभी टैब्स हैं, ठीक है। टैब्स जैसे नॉर्मली आप देखोगे ब्राउज़र वगैरह में भी टैब होते हैं, वैसे ये टैब है। और टैब के नीचे ये आपको दिए गए ऑप्शन, लेकिन ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं कि आपको इसकी ग्रुपिंग पहले की गई है। आप देखोगे कि इतना जो ऑप्शंस है एक लाइन के साथ में सेपरेटेड है, राइट? तो ये जो है ये एक अलग ग्रुप है, और ग्रुप का नाम आपको नीचे दिखता है। इस ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। इस ग्रुप का नाम क्या है? फॉन्ट। इस ग्रुप का नाम है अलाइनमेंट, इसका नंबर, स्टाइल्स, ये सब में आपको मिल जाएगा। हर एक ग्रुप का एक नाम होता है, और उस ग्रुप के अंदर ऑप्शंस होते हैं, है ना। इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि विच ग्रुप हैज़ विच काइंड ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। वो आपके याद करने के लिए है कि कहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे, वो आप ग्रुपिंग से इजीली समझ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ग्रुपिंग इस तरह से की गई कि उसकी अरेंजमेंट वैसी है, और आपको याद करने के लिए बेसिकली कि कौन से ग्रुपिंग में क्या मिलता है। जैसे फॉन्ट से रिलेटेड हमें कुछ चेंजेस करने, तो फॉन्ट वाले ग्रुप पे चले जाओ, ठीक है। आपको फार्मूलाज फंक्शन से रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसके लिए फार्मूलाज पे चले जाओ, ठीक है। तो कई सारे टैब्स हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस आपको दिए गए हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रखी है सबकी, ठीक है। चल, अच्छा, क्या ये जितने भी ऑप्शंस हैं या जितने भी आपको ग्रुपिंग दिए गए, क्या ये ग्रुपिंग ऐसे ही रह सकते हैं, या यू कैन चेंज इट? तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब क्या होता है ना, एक्सेल ने जनरलाइज करके आपको बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, बट कई बार ये होता है कि हमें वो ऑप्शंस रिक्वायर्ड नहीं होते, है ना, फालतू में आता है, दिखता है, बट वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है कई बार। तो हम उस चीज़ को हाइड भी कर सकते हैं अपने एंड से, ठीक है। ये सब होगा कहाँ से? तो रिबन में जो भी चेंजेस आपको करने हैं, कस्टमाइजेशन करनी है, उसके लिए आप फाइल पे जाते हैं और ऑप्शन से करते हैं। फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है। फ्रॉम हियर यू कैन, अगर आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो जो टैब्स हैं वो यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये टैब्स के नाम हैं, मेन टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऊपर आपको दिख जाएंगे। तो आपको जो नहीं, जिस पे काम करना है, बेसिकली आप उसको अनचेक करके उसको आप अनचेक कर सकते हो, और ओके करेंगे, और ओके करते ही आपको उतने ही टैब दिखेंगे जितने टैब रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज द टैब्स, राइट। और राइट, अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ही ऑप्शंस ही चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, कई बार ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है, कई बार दूसरे टैब पे जाके दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जगह कलेक्टिवली आप वो सारे ऑप्शंस एक जगह पे खुद रख सकते हैं,
है ना। खुद अपना एक नया टैब बना सकते हैं, खुद अपनी ग्रुपिंग बना सकते हैं कि मेरे पास अभी इतने ही ऑप्शंस है, इसी को मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने उसको कलेक्ट करके एक जगह पे खुद अपना एक ग्रुप बना लिया, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज में ये कई सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जिससे आप अपने तरीके से एक्सेल को मॉडिफाई कर सकते हो। फाइन। ठीक है, यहाँ पे न्यू टैब बनाने का ऑप्शन है, न्यू ग्रुप बनाने का ऑप्शन है ना। और कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, ये कमांड्स का ऑप्शन है। तो अगर आपको कमांड्स किसी ग्रुप में चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, किसी कमांड को रिमूव करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ। इसमें एक चीज़ और है कि आप जैसे सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो अपने ऑप्शंस का, सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे का ऑप्शन दे रखा है। हाँ, जैसे मुझे होम को नीचे करना है तो मैंने यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर दिया, होम नीचे आ गया। तो पहले अभी आपको इंसर्ट दिखेगा, उसके बाद होम दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी कस्टमाइजेशन आपके एंड से हो सकती है एक्सेल के अंदर। फाइन, चलिए एक बार करके देख लीजिए आप लोग, आपसे हो रहा है या नहीं। फाइल पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, यू विल हैव कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करना है। यू कैन सिलेक्ट और अनसेलेक्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, कोई नया टैब क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, न्यू टैब। यू कैन मेक अ टैब, यू कैन मेक अ न्यू ग्रुप इन दैट टैब एंड यू कैन सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हेयर, है ना, और इसको ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टैब बना रखा है माई टैब के नाम से। इसमें आप देखोगे एक ग्रुप भी बनाया माई ग्रुप के नाम से। इसमें मैंने एक ऑप्शन ऐड भी कर रखा है। हाँ हाँ, नया नया टैब बनेगा तो नया उसके अंदर ग्रुप बना सकते हो आप। किसी एग्जिस्टिंग टैब में भी नई ग्रुप बना सकते हो आप। एग्जिस्टिंग टैब में भी नया ग्रुप बना सकते हैं आप, है ना। हाँ, और कोई नया टैब बना करके भी नया ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहले टैब बनता है, यहाँ से न्यू टैब से टैब बनेगा। ठीक है, फिर उस टैब पे सेलेक्ट करके रखना, फिर न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देना तो नई ग्रुपिंग बना सकते हैं आप, है ना। जैसे मैंने इसको अभी हटा दिया, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, हट गया। न्यू टैब बनाने के लिए न्यू टैब पे क्लिक किया। टैब का नाम आप यहाँ पे जा कर के चेंज कर सकते हैं, रीनेम करने का ऑप्शन आता है, रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा कस्टम टैब। ठीक है, कस्टम टैब, तो टैब का नाम हो गया कस्टम टैब। ठीक है, एक ग्रुप बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, ग्रुप का नाम भी आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। कोई आइकन वगैरह सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो यहाँ से। ये मान लो ये सिलेक्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया मैंने कस्टम ग्रुप, कस्टम ग्रुप। ओके किया, कस्टम टैब के अंदर कस्टम ग्रुप आ गया। और इस कस्टम ग्रुप के अंदर कोई ऑप्शन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोई सा भी, जैसे मैंने ये फ्रीज पैन यूज़ कर लिया, इसको ऐड कर दिया इधर, तो इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब ये टैब, ये ग्रुप और ये ऑप्शन, ये आपको आपके उस पर दिखेगा। ठीक है, ओके करके चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए कस्टम टैब आ गया, कस्टम ग्रुप आ गया, उसके अंदर फ्रीज पेन आ गया। तो इस तरह से कलेक्ट करके आप अपने ऑप्शन जो रेगुलरली यूज़ वाले ऑप्शंस हैं उसको एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप मेजरली यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। ठीक है, राइट। हाँ, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए, न्यू ग्रुप आया होगा उसको राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए, उसमें नाम अपना जो भी डालना आप डाल सकते हैं। आइकन चूज़ करना तो आइकन भी चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। अच्छा, जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं, किसी एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्स, डॉट एक्सेल नहीं, एक्सएलएस, है ना। और जो नया अभी वर्जन है आपका, इसमें आता है डॉट एक्सएलएस एक्स, एक्सएलएस एक्स। तो आप इसको एक बार इस फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के लिए आप फाइल पे चले जाओ, सेव एज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेव एज कीजिए। कहाँ पे सेव करना है तो आप अपना ब्राउज करके वो पाथ निकाल सकते हैं जहाँ पे सेव करना है। तो लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने फ़ोल्डर बना लिया, एक्सेल 230 वीकेंड, ये फ़ोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है। तो डिफ़ॉल्ट नेम ले रहा है बुक 1, नॉर्मली सबका बुक 1 ही लेता है डिफ़ॉल्ट नेम, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक्सएलएस एक्स। लेकिन एक्सेल के फाइल को सेव करने के और भी कई तरीके हैं, कई सारे एक्सटेंशंस हैं। आप जैसे इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को सेव करने के इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एक्सएलएस एक्स फाइल में इसको सेव कर सकते हो, एक्सएलएस एम फाइल में सेव कर सकते हो, एक्सएलएस बी फाइल में सेव कर सकते हो, सिंपली एक्सएलएस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, सीएसवी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, एक्सएमएल टेम्पलेट, कई सारे, इतने सारे फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव की जा सकती है। ठीक है, सो इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो एक्सएलएस एक्स जो हमें चूज़ करना है। फाइल का नाम यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट, जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नाम से ये फाइल सेव किया और यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर, आपकी फाइल सेव हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे एक डेस्कटॉप में एक्सेल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव हुई। ठीक है, आपको भी अपनी फाइल को इसी तरीके से अरेंज करके एक फोल्डर में रखना है। चेक करो, फाइल की एक्सटेंशन एक्सएलएस एक्स। वो पहले ही आएगा, वो पहले ही ऑप्शन होता है एक। आप ड्रॉप डाउन कीजिए तो क्या 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 आ रहा है बताओ। अब उसमें एक्सटेंशन वो नहीं आ रहा, एक्सटेंशन अगर नहीं आ रहा तो एक काम कर सकते हो आप, अगर एक्सटेंशन दिख नहीं रहा है ना, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, अपने व्यू पे चले जाओ, यहाँ पे कोई भी फोल्डर आप ओपन कर लो, उसके व्यू पे चले जाओ, यहाँ व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, कोई भी फोल्डर ओपन करो, कोई सा भी फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर में एक व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ ऊपर जस्ट इसके जहाँ 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 फाइल रखी जाती है उसके ऊपर व्यू का ऑप्शन है। दिखा? व्यू नहीं दिख रहा आप लोग को? दिख रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे टैब बन के आया होगा कुछ भी इस तरह का, व्यू व्यू लिखा होगा, आ रहा है? आपका नहीं दिखा? एक बार यहाँ बैठो, हाँ, फोल्डर पे जाना होगा आपको, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, किसी फोल्डर पे जाइए पहले, किसी फोल्डर को, यहाँ पे भी है ना, ये व्यू आ रहा है ना, हाँ व्यू आ गया, व्यू पे जाना है। व्यू पे आप जाओगे तो यहाँ सबसे नीचे शो का ऑप्शन है, और शो में आपको मिलेगा फाइल नेम एक्सटेंशन, ये क्लिक कर दीजिए, आपका अनचेक है, इसीलिए आपकी किसी भी फाइल का एक्सटेंशन आपको नहीं दिखता है ना। तो अब कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे तो उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फाइल बनाएंगे तो इंट्रोडक्शन डॉट एक्सएलएस दिखेगा। अगर आप ये एक्सटेंशन को इस तरह से आप नहीं करके रखते हैं चेक, तो यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखता, फिर डॉट एक्सएलएस एक्स नहीं दिखता। अब ये शो करेगा, अब आपको एक्सटेंशन का नाम भी शो करेगा। ठीक है,
इसलिए कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें फाइल का एक्सटेंशन क्या है पता ही नहीं होता। तो एक्सटेंशन अगर ओपन करके रखेंगे आप, डिस्प्ले करा सकते हैं आप हर फाइल का एक्सटेंशन के साथ, आपको देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहला वाला फॉर्मेट ही यूज़ करना है, XLSX। हाँ हाँ, फाइल का नाम और अपना कोई फोल्डर बना लीजिए, किसी फोल्डर में आपको करना है। पहले एक फोल्डर बना लो ऊपर से, ऊपर में न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता ना, ये सेव एज करने जाएंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा। पहले एक फोल्डर बनाइए, यहाँ पे नहीं, वहीं पे ब्राउज पे जाइए ना। हाँ, ऊपर देखिए न्यू फोल्डर है। कहाँ बनाना है आपको, कहाँ बनाना है? तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए पहले। डेस्कटॉप सिलेक्टेड नहीं है, इस साइड से। हाँ, ये डेस्कटॉप है ना, वहाँ पे नीचे। हाँ हाँ, अब डेस्कटॉप पे पहुँचे, अब न्यू पे जाइए। हाँ हाँ राइट, अब फोल्डर का नाम लिखिए। ठीक है, अब फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। अब फाइल का नाम नीचे लिखिए। फाइल का नाम मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, आप भी सेम रख सकते हैं, और इसको आप कर लेंगे सेव। इसमें दो कॉमनली फाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एक्सेल में, एक CSV फाइल और एक एक्सेल फाइल, XLS फाइल। CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कमा सेपरेटेड वैल्यू, कमा सेपरेटेड वैल्यू। अब एक्सेल और CSV में जनरली आपको जब डेटा दिया जाता है कहीं पे भी काम करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो दो ही फॉर्मेट काम में आएंगे आपके पास, एक्सेल XLSX फॉर्मेट है ना, एक आता है XLS फॉर्मेट। दो आते हैं, एक्सेल के ही दो फॉर्मेट है, एक है XLS, S है सिर्फ, आगे X नहीं लगा है, इसमें X लगा है। तो XLS तब काम करता था जब पुराने वर्जन में 97, 2000, 2003 जब पुराना वर्जन था, उस टाइम पे फॉर्मेट हुआ करता था XLS, ठीक है। और यहाँ पे XLSX, अभी नए वर्जन में सारे आपके एक्सटेंशन हो गए XLSX। तो कई बार आपको पुराने वर्जन का कोई शीट दे दिया जाएगा, इस पे काम करो, है ना। अब पुराने वर्जन के शीट दिए जाएंगे तो वो कंपैटिबल कई बार ये नहीं होता है, यहाँ कंपैटिबिलिटी इशू आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका कंटेंट कॉपी करना है और अपनी नई शीट बनानी है, इसमें पेस्ट करना है और XLSX फॉर्मेट में यूज़ करना है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आप पुराने वर्जन की किसी भी शीट पे काम नहीं करेंगे जिसका फॉर्मेट XLS है, XLSX होना चाहिए हमारा फॉर्मेट, ठीक है। सेकेंड, आपका दूसरा फॉर्मेट है CSV। CSV जो होती है वो एक तरह की कमा सेपरेटेड वैल्यू है। अब जनरली जैसे आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल की कोई फाइल मिली आपको काम करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो ओपन किस में करेंगे? ऑब्वियस एक्सेल में ही करेंगे। तो मतलब एक्सेल की फाइल ओपन करने के लिए एक्सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर कहीं दूसरी जगह हम ओपन कर सकते हैं, किस पे? ब्राउज़र में भी, ब्राउज़र पे भी एक्सेल होना चाहिए। आपको कोई एक्सेल फाइल दी गई, एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन किधर होगा? हो ही नहीं सकता। करके देखो, ये फाइल है, मान लो यही फाइल है, इसी फाइल को मैंने नोटपैड में ओपन किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया नोटपैड, ठीक है। ये चाइनीज़ आ गया, ये पता नहीं, कंटेंट वही है बट नोटपैड डिकोड नहीं कर पा रहा उसका, नोटपैड के लिए अननोन डेटा है, पता ही नहीं है उसका। हाँ, कौन सा एक्सटेंशन चेंज कर दो, लेकिन कहीं पे काम करना होगा तो एक्सटेंशन तो सेम चाहिए होगी ना। किसी को रीड करनी है कोई फाइल तो एक्सटेंशन के बेसिस पे तो रीड होती है। आप एक्सटेंशन चेंज कर दो, फाइल का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, आप समझे। एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल फाइल का ही एक्सटेंशन चाहिए किसी को भी। अब आप उसको नोटपैड पे ओपन करेंगे, नहीं होगा।
तो इसका मतलब एक्सेल की फाइल ओपन करने के लिए एक्सेल होना चाहिए, चाहे आप पे इंस्टॉल्ड हो या फिर ऑनलाइन ओपन करो, लेकिन एक्सेल होना चाहिए, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सेल नहीं होता, तो भी हमें डेटा पे काम करना होता है, राइट, डेटा देखना होता है। तो हम उस टाइम पे अपना फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं CSV, कमा सेपरेटेड वैल्यू। कमा सेपरेटेड वैल्यू एक ऐसी फाइल है जिस फाइल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं। वो एक तरह की रीडेबल टेबल है, रीड की जा सकती है, चाहे आप नोटपैड पे भी ओपन करेंगे नोटपैड पे ओपन हो जाएगी। तो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि CSV की ही फाइल बना करके डेटा सेट दी जाए, ठीक है। और किसी में भी रीड कर लेगा, आप कुछ भी यूज़ कर, आप मैक यूज़ कर रहे हैं, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। एक्सेल नहीं भी है तो भी रीड कर सकता हो। तो है टेबल, लेकिन उस टेबल को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, इसलिए उसका नाम है CSV, कमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे इसी फाइल को अगर मैं CSV में सेव कराऊँ, ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल को अगर मुझे CSV में सेव करना है तो मैं ब्राउज़ किया, इसी जगह पे मैंने बस अपना एक्सटेंशन चेंज कर दिया CSV, यहाँ पे CSV का एक्सटेंशन आ रहा है, सेव कर दिया, तो introduction.csv हो गया अभी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ओके किया, यहाँ 2 फाइल बन गई, एक CSV एक XLS, ठीक है। अब CSV को अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ करूँ नोटपैड पे, हो जाएगा, बिना कोई अभी वैसा कोई लैंग्वेज आया नहीं है। आप कुछ लिखोगे उसके ऊपर तो लिख के आ जाएगा, जैसे मैंने दिया नेम, उसको नोटपैड पे आप ओपन करोगे तो लिख के आ जाएगा नेम, तो जैसा लिखा वैसा ही वैसा आपको दिखेगा, जबकि एक्सेल फाइल इस तरह से नहीं दिखती, ठीक है। तो ज़्यादातर डेटा सेट्स आपको CSV में मिल सकते हैं कई बार, है ना। एनालिसिस के लिए जो डेटा मिलता है कई बार, जो आपका किसी बैंक से आ रहा है, मान लो डेटा एनालाइज करने के लिए, किसी मेडिकल इंडस्ट्री से आ रहा है डेटा, तो वो जनरली आपको CSV में देते हैं, ठीक है, इसीलिए देते हैं ताकि वो रीडेबल हो एटलीस्ट, फाइन। चलिए ठीक है, हाँ CSV के वाले ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फाइल फॉर्मेट सेव करने का। अभी हम लोगों को XLS फाइल ओपन करनी है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, ये जो सेल है, इन सेल पे जनरली हम लोग 3 चीज़ें लिखते हैं, 3 नहीं, आप मान के चलो 2 चीज़ें लिखते हैं। पहला, कोई भी वैल्यू, है ना, कोई वैल्यू आप लिख सकते हैं। वैल्यू लिखने का मतलब, जैसे कुछ टेक्स्ट में लिखना है तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, कुछ नंबर लिखना है तो आप नंबर लिख सकते हैं, कुछ आप डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम लिखना है तो आपने नाम लिख दिया, ठीक है। किसी का एज लिखना है तो एज लिख दिया, किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट के फॉर्मेट में कुछ लिखना है तो डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, या कुछ डेट के टाइम के डेट फॉर्मेट में आपको लिखना है तो डेट में लिख दिया, इस तरह से। मतलब 3 तरह की फॉर्मेटिंग आपके डेटा की हो सकती है, एक न्यूमेरिक फॉर्मेट, एक टेक्स्ट फॉर्मेट और एक डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ठीक है। इसमें टाइम भी ऐड किया जा सकता है, टाइम लिखना ऐसा होता है, टाइम के लिए टाइम फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये 3 तरह के डेटा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा है। न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन वैसा डेटा होता है जिस पे कैलकुलेशन होती है
है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज, इस तरह के आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है, जिसमें टाइम कैलकुलेशंस होती हैं, टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशंस, है ना। जैसे कि मुझे 5 दिन पहले का कोई डेट चाहिए कोई चीज़ कंप्लीट करने के लिए, तो वो डेट कैसे मिलेगी हमें। तो इस तरह से टाइम पे अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चलता है। तो 3 तरह के फॉर्मेट के डेटा हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपने सेल के ऊपर, अच्छा, सेल पे जो कुछ भी आप लिखते हो ये सब कुछ आपको आपके इस बार पे दिखता है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फॉर्मूला बार है। इस फॉर्मूला बार के अंदर वही डिटेल दिखेगी जो आपके सेल पे होगी। ठीक है। अब सेल पे जो चीज़ है वो तो वैसे सेल पे भी हम देख सकते हैं, फॉर्मूला बार की क्या ज़रूरत है। तो फॉर्मूला बार एक्चुअली में आपको सेल के ऊपर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ऑपरेशंस भी दिखाता है, क्योंकि सेल सिर्फ वैल्यू दिखा सकता है, सेल आपको ऑपरेशन नहीं दिखा सकता, है ना। अब कोई भी ऑपरेशंस करनी है तो क्या करें, तो कोई ऑपरेशंस करनी है तो आप यूज़ करते हैं इक्वल। इक्वल क्या होता है, तो इक्वल एक्चुअली कैलकुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए, इक्वल जैसे आप लिखते हो उसकी कैलकुलेशन एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। फिर आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन की वैल्यू तो आपको सेल पे दिखेगी, कैलकुलेशन की वैल्यू सेल पे दिखेगी, लेकिन इसका कैलकुलेशन का पीछे जो अब फॉर्मूला चल रहा था वो फॉर्मूला कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार पे। ठीक है। तो सेल सिर्फ वैल्यू दिखा सकता है, सिर्फ वैल्यू, और कुछ नहीं दिखा सकता। जो उसके पीछे की एक्टिविटी है वो सब फॉर्मूला बार में दिखता है आपको। ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रखी है, डायरेक्टली वैल्यू लिख रखी है तो वो वहां दिख जाएगा, कोई फॉर्मूला लिख रखा है तो फॉर्मूला दिख जाएगा वहां पे। ठीक है। लेकिन सेल कैन ओनली शो द वैल्यू। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप दिखा सकते हो, साथ के आप फंक्शन भी दिखा सकते हैं, फंक्शन का भी आउटपुट दिखा सकते हैं। अब एक्सेल के पास कई तरह के फंक्शंस हैं, मतलब टेक्स्ट पे चलने वाले फंक्शंस, आपके नंबर्स पे चलने वाले फंक्शंस, डेट एंड टाइम पे चलने वाले फंक्शंस, या जनरलाइज फंक्शंस, इस तरह के कई सारे फंक्शंस आपको बना के दिए गए हैं। तो ये आपको ऊपर में फॉर्मूलाज पे देखोगे तो इतने सारे फंक्शन की लाइब्रेरी है इसके पास, जिसमें कि फाइनेंशियल फंक्शंस हैं ये सारे, ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये टेक्स्ट फंक्शन है, ये डेट एंड टाइम फंक्शन है, ये लुकअप फंक्शंस है, ये मैथ्स के फंक्शंस हैं, एंड देयर आर मोर, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी, वेब, बहुत सारे फंक्शन हैं इसके पास। ठीक है। ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कई बार ये होता है कि आपको फंक्शंस का आइडिया नहीं होता कि उस फंक्शन में वैल्यू क्या डाल सकते हैं, है ना। फंक्शन में वैल्यू या फंक्शन की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से नहीं होती, तो क्या होता है, तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पे एक क्लोज का ऑप्शन, यहाँ ओके का ऑप्शन, और एक एफ एक्स मतलब फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन अप्लाई करनी है तो इस एफ एक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। एफ एक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फंक्शन दिख सकते हैं। अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मुझे कोई मैथ्स से रिलेटेड फंक्शन चाहिए, तो मैंने मैथ्स का फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, या आपको मैथ्स के सारे फंक्शन दिखाए, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है उस फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा। राउंड अ नंबर, जैसे मैंने राउंड को सिलेक्ट किया, राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है। ओके किया तो ये आपसे बोलेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो, है ना। आपको क्योंकि फंक्शन के बारे में पूरा आइडिया नहीं है, तो ये आपकी हेल्प करता है बेसिकली फंक्शंस को यूज़ करने में, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया तो नंबर दे दिया मैंने, ऐसा कोई नंबर दिया, नंबर ऑफ डिजिट मैंने 2 दे दिया, और ये आपको यहीं पे आउटपुट भी बता देगा कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है। आप फंक्शन को बेसिकली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके किया, यहाँ पे आपको आउटपुट देखिए, आपने फंक्शन को खुद नहीं लिखा, सेलेक्ट करके यूज़ किया। ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है
फंक्शन को यूज़ करने का, जहाँ पे आपको फंक्शन की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, फंक्शन में क्या क्या डेटा अवेलेबल आप करा सकते हैं वो भी वहाँ पे आपको ये बताता रहता है। ठीक है, चेक करके देखो आपके एंड से काम हो रहा है। राउंड का मतलब होता है राउंड ऑफ करना। हाँ, जैसे किसी भी नंबर को हमने लिखा जिसमें पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, पॉइंट के बाद कई सारे डिजिट है, मुझे उसको दो दो डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। 3, हाँ राइट, जैसे मैंने 5.98 कर दिया वहाँ पे, जबकि पॉइंट के बाद मैंने 5-6 डिजिट लिखे थे, 2 लिखा तो 2 डिजिट पे जाके होगा। 0 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद सारी वैल्यू हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे फंक्शंस हैं इसके पास। ठीक है, तो बेसिकली आप फंक्शन, फॉर्मूला, वैल्यूज, ये इन सब चीजों पे काम करने वाले हैं। राइट, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास जितने रोज हैं, रोज का काम क्या होता है? रोज का काम होता है बेसिकली कि कितने रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं। रोज आर बेसिकली रिकॉर्ड्स, है ना। जैसे कोई मुझे कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो कितने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं? तो रखेंगे तो एक रो के अंदर ना, जैसे यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, एज रख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इस तरह से मैंने एक पूरी रो ले ली एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। दूसरे यूज़र के लिए दूसरी रो लेंगे, तीसरे यूज़र के लिए थर्ड रो, मतलब आप एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। ठीक है, कितने रिकॉर्ड रख सकते हो मैक्सिमम? डिपेंड करता है, नहीं कितना भी नहीं हो सकता, अनलिमिटेड नहीं है। 10 लाख नहीं, हाँ 10 लाख, 1 मिलियन के आसपास, 10 लाख। ठीक है, हाँ, चेक करना है कैसे करें? तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेल पे चले जाओ और एक शॉर्टकट की प्रेस करो, कंट्रोल डाउन एरो की, कंट्रोल एंड डाउन एरो की प्रेस कीजिए। ठीक है, ये है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन स्टोर इन योर एक्सेल फाइल। ठीक है, हर शीट में इतना ही डेटा आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, वापस से ऊपर जाना है, कंट्रोल अप, है ना, कंट्रोल एंड अप एरो की, राइट पे जाना है, सबसे राइट साइड पे, तो कंट्रोल राइट। ठीक है, इसमें नंबर नहीं लिखा है, इसमें नंबर नहीं लिखा कि कितने कॉलम्स आप बना सकते हो, ये नहीं लिखा हुआ। नहीं, XFD है ना, XFD है तो इसके बाद नहीं है, लेकिन नंबर नहीं दिखाता है। जैसे रोज में नंबर दिखते हैं क्योंकि उसकी नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से बनी है। ठीक है, तो आपके कॉलम में नेमिंग कन्वेंशन में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। तो ये टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो इसको जानने के लिए आपको फॉर्मूला या फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला फंक्शन आपके पास होता है कॉलम जानने के लिए। तो टोटल अभी वैसे मैं रफली बता देता हूँ, 16,000 के आसपास इसमें टोटल कॉलम्स हैं। 16,000 कॉलम्स है, 10 लाख के आसपास आपके पास रोज है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, ये चीज़ अगर जाननी हो एक्चुअली में फंक्शन की हेल्प से, है ना, कि कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, तो आप कैसे जान सकते हो? तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा लिखा मैंने यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आप, इसका जो विड्थ है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ऊपर में आप जाओगे ये कॉलम पे, तो ये प्लस का सिंबल आएगा, डबल क्लिक कर देना, विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज मैंने लिखा, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये जानने के लिए एक हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, कॉलम्स। फंक्शन का नाम है कॉलम्स। ठीक है, हाँ, हर एक फंक्शन कैपिटल लेटर में ही लिखे जा सकते हैं, स्मॉल लेटर का कोई फंक्शन होता ही नहीं है इसमें।
हाँ ऑलरेडी आया ना, तो जहाँ पे कॉलम दिख रहा है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना और टैब प्रेस करना है। टैब की होता है, टैब की प्रेस कर दो, वो सेलेक्ट करके वहाँ अपने आप लिख देगा। ये मैंने लिखा COL, है ना, CO लिखा, मुझे यहाँ नीचे ही दिख गया तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना, एरो की से, और टैब प्रेस कर लिया, अपने आप लिखा चला है। ठीक है, अब इसमें डालना क्या है, तो इसमें बेसिकली आपको हाँ कॉलम के अंदर आपको सेल का एड्रेस देना है। यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट, हाँ कहीं भी जाके सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एरो की पास कर दो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एरो की पास। सेलेक्ट कैसे करना है, बस यहाँ पे चले जाना और सेल पे क्लिक कर दो। या फिर एक काम करो, इस पूरे रो को ही सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जितना रो सेलेक्ट हुआ है उस रो में कितने कॉलम है, यहाँ पे ये जो 4 लिखा है ना, इस 4 पे क्लिक कर दो, यहाँ जो 4 है ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉलम फंक्शन का काम क्या होता है कि जितना भी सिलेक्शन हुआ है आपका सेल का, उस सिलेक्शन में जितने कॉलम्स बनेंगे, जितने कॉलम्स हैं उस सिलेक्शन, एक पूरी रो दी है तो पूरी रो मतलब सारे कॉलम आ गए, तो जितने कॉलम्स हैं उस सिलेक्शन के पास उस कॉलम का नंबर बताता है आपको। ठीक है, बस आपको इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। कितना बताया इसने, अच्छा सिलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आप कॉलम लिखिए, कॉलम लिख दिया, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉलम फंक्शन इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ जाकर के 4 पे क्लिक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये इतने कॉलम्स हैं इसके पास, क्योंकि आपने पूरी रो दे दी थी इसको, तो पूरी रो में कितने कॉलम्स हैं, तो पूरा ही कॉलम होगा, पूरी रो में तो पूरे कॉलम होंगे ना, राइट। अब पूरी रो दे, कोई भी रो दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम्स तो सब में सेम रहते हैं। कॉलम्स स्पेलिंग गलत आपने लिखा, या तो कॉलम सेलेक्ट किया होगा आपने, कॉलम्स, फंक्शन का नाम कॉलम्स है, कॉलम नहीं है। हाँ, क्योंकि एक कॉलम नाम के भी फंक्शन आते हैं, कॉलम्स नाम से फंक्शन आता है। टैब प्रेस कर दो, आप यहीं पे कोई भी रो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दे रखा है उस पर क्लिक कर दो, तो वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी एक साथ। नंबर ऑफ रोज भी आ गया। नंबर ऑफ रोज के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, रोज, ROWS, जैसे कॉलम्स यूज किया वैसे ही रोज नाम से फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हम पास क्या करेंगे, तो इसमें हम एक कॉलम पास कर देंगे, ऊपर पे जाकर के आपने लेट से ये A पास कर दिया तो पूरी रो चली गई, है ना। अब इसमें जितने रोज होंगे उसकी पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, 10,48,576। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, या फिर एक चीज़ और
कई बार ये होता है कि मुझे इस सेल का डेटा, इस सेल पे कोई डेटा लिखा है, इस सेल के डेटा को किसी दूसरे सेल में यूज़ करना है ना। जैसे मान लो ये 25 लिखा है, 25 और ये 6, इन दोनों को मान लो मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इसका मतलब गलत है, आपने जो है मतलब एरर आ रहा है वो एक्चुअली में। उस सेल पे डबल क्लिक कर लो, फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं, हर सेल का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेल नेम। ठीक है, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इस सेल का नाम कैसे बना होगा, तो जो कॉलम का नाम है और जो रो का नंबर है, तो इस सेल का नाम होगा A1। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जस्ट इसके ऊपर में। इस सेल का नाम है B1, इस सेल का नाम है B3। हर सेल का अपना एक नाम होता है। ये नाम किस लिए यूज होता है, उस सेल का रेफरेंस यूज करने के लिए। ठीक है, मान लो उस सेल का डेटा मुझे किसी दूसरे सेल में कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ पे आना है और यहाँ पे मुझे 25 और 6 को मल्टीप्लाई करना है इस सेल पे, तो क्या करें, तो आप लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू लिखने के बाद उस सेल पे चले जाएंगे सीधा, तो सेल का नाम आ गया। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा सकते हैं, फिर आप इस सेल पे आ जाएंगे, तो दोनों सेल को उठाया उसने और दोनों सेल की वैल्यू लेके आया और उनको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है, जो भी किया आपने, जो भी कैलकुलेशन किया, तो इसको बोला जाता है सेल रेफरेंस। सेल का रेफरेंस यूज करके आप उनकी वैल्यूज को कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, इसके लिए सेल नेम का यूज होता है। हाँ राइट, फार्मूला बार पे तो दिखाता ही है क्योंकि वो ऑपरेशंस दिखाता है, बेसिकली फार्मूला बार ऑपरेशन दिखाता है, तो एक्चुअली बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और सेल आपको उसकी वैल्यू दिखाता है। ठीक है, राइट। अब इसमें हाँ, क्या किसी सेल का नाम चेंज किया जा सकता है, क्या किसी सेल का नाम B1 है तो B1 ही रख सकते हैं, या दूसरे का नाम ये जैसे B3 है तो B3 रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। हर सेल का नाम चेंज किया जा सकता है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल का नाम अगर चेंज करना है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके इस बॉक्स पे चले जाओ, इस बॉक्स को बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अब इस नेम बॉक्स में जो B1 लिखा है उसको आप सेलेक्ट करके वहाँ से बैक स्पेस मार के हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन नेम इट, जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया नंबर 1, एंटर किया तो इस सेल का नाम हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, इस सेल का नाम मैंने रखा नंबर 2, एंटर किया नंबर 2। दो सेल के अलग अलग नाम रख दिए मैंने एग्जैक्टली। अब जो उसका B1 नेम है, इसका नाम B3 नेम था, अब कहीं भी अगर आपको यूज़ करना हुआ तो सिंपली आप क्या करेंगे, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो नंबर 1 और नंबर 2 मतलब वो उस सेल को बता रहा है जिस सेल का नाम आपने चेंज किया। हाँ, अब क्यों करते हैं उसका रीज़न, हाँ ठीक है, इसीलिए करते हैं क्योंकि अब इस सेल को आप सिर्फ इस शीट पे नहीं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पूरी वर्कबुक में। आप दूसरी शीट में भी जाएंगे तो भी आप उन दोनों नंबर पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप इक्वल टू नंबर 1 बताओगे तो नंबर 1 आ गया। इसको लेट्स से यहाँ प्लस करना था
तो मैंने नंबर 2 प्लस कर दिया, उन दोनों वैल्यू का सम आ गया। हाँ, अब चूंकि अगर वो B1 और B3 रहता तो उस शीट पे तो काम कर जाता, इस शीट पे काम नहीं करता, क्योंकि इस शीट पे भी तो अपना B1 B3 है ही ना, तो ये इसको सेलेक्ट कर लेता, उसको उस पे क्यों जाता। तो नाम चेंज करने का पर्पस ये होता है कि उस पर्टिकुलर सेल का डेटा आप किसी दूसरी शीट में भी यूज कर पाए, इसलिए नेम चेंज कर सकते हैं और वो यूनिक नेम हो जाता है उसके लिए। उस पूरे वर्कबुक के लिए आप कहीं भी उस डेटा को यूज कर पाएंगे। समझ आई? ठीक है, करके देखो। ग्रुप पे ऐड हो गए हो आप? नहीं हुए? ग्रुप बन गया। हाँ, सिर्फ आप इस पे जाइए, ऊपर में गए, यहाँ पे नाम दे दिया, एंटर कर दो, बस हो गया। इस पे गए, हाँ तो चेंज हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप सेल पे जाएंगे तो अब सेल का नेम B1 नहीं दिखाएगा, अब सेल का नाम नंबर 1 ही दिखाएगा। आप सेल पे जा कर के देखो एक बार, अब यहाँ B1 नहीं दिखाएगा, आपने जो नाम रखा है वही दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे जाओ, पहले इस सेल पे जाओ, चले गए, ऊपर नेम बॉक्स पे चले गए, नाम चेंज करो यहाँ से, नंबर, मैंने जैसे नंबर 1 लिखा, ठीक है, कर दिया। बस अब इस सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं देखो, हाँ ठीक है, मान लो, हाँ ठीक है, हाँ नाम चेंज करना। अच्छा, आप ये जो 16 है ना, ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पे नहीं करना आपको, ये चीज़ वैल्यू पे करनी है। हाँ राइट, नहीं ये भी फार्मूला ही है, ये राउंड वाला है। फार्मूला मतलब वो वैल्यू होनी चाहिए, है ना, कोई वैल्यू लिख लो, हाँ बस ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, अब इस सेल की वैल्यू अब कर सकते हैं आप। आराम से, फार्मूला पे ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। नंबर 1, हाँ करो, एंटर एंटर करो, हाँ हाँ हो गया, हाँ हाँ हाँ, मतलब नाम लिखना पड़ता है, कोई नाम, मतलब नम 1 लिखोगे ना तो मे बी पॉसिबल है कि नम के नाम से ऑलरेडी कोई इसका ऊपर वाला वो हो, कॉलम, हाँ इसीलिए वो वहाँ पहुँच रहा था। जैसे मैं सिंपली NUM लिखूँ यहाँ पे, हाँ वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि कई बार इसके नाम पे होता है, यहाँ पे कुछ नाम वाम हो जाते हैं, हाँ इसीलिए चला जाता हूँ। क्या हुआ, चला, रन हो गया, ठीक है। नाम का कॉन्सेप्ट समझ आया, सेल का नाम क्यों रखते हैं, तो सेल का नाम इसीलिए है क्योंकि इस सेल का डेटा किसी और दूसरी शीट में भी इजीली आप यूज़ कर पाएँ, है ना, अदरवाइज इस शीट का डेटा आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे B1 है, B2 है, वो तो हर शीट में ग्लोबली यूज़ करने के लिए आप उसको नेम दे सकते हैं, राइट। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सेल का नाम देते हैं, आप कई सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट करके भी इनका नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया, 3 सेल हमने सेलेक्ट किए, इन तीनों को एक नाम दे सकते हैं, राइट।
जैसे मैंने इस तीनों का एक नाम रखा user1, एंटर किया, ये तीनों सेल को कंबाइनली एक नेम बता रहा है user1। ठीक है, अब आप कहीं भी इस डेटा को यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू user1, एंटर किया, वो तीनों डेटा अपने आप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सेल को करना, आप कई सारे कंबाइंड सेल को भी एक साथ नेम बॉक्स के साथ में नाम दे सकते हैं, ताकि वो सारे डेटा एक साथ कहीं पे यूज किए जा सके। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट ओके है। चलिए ठीक, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं, राइट। कल से आप लैपटॉप लेके आना, ठीक है, फिर बैठ के काम करेंगे। और कल फिर हम लोग डेटा समझते हैं कि डेटा कैसे लिखा जाता है और डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे होती है ना, डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। फाइन, चलिए बताइए। हाँ हाँ, फाइल पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल, सेव एज, ब्राउज, अभी आपका आपका फाइल है कहाँ पे, आपको क्या करना है, ओपन करना है। अच्छा, वो तो आप फाइल पे जा कर के ही कर सकते हैं। यहाँ से अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए जिस फोल्डर में आपकी फाइल है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको बंद कीजिए, कैंसिल कर। कौन सी, किसने भेजा आपको? बैठो, बात करता हूँ। अब इसको सिंपली ऐसे ओपन कीजिए, ये अपना फोल्डर देख लीजिए, और इस फोल्डर पे जो भी फाइल है उस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाइए। फोल्डर कौन सा है आपका? हाँ, उसके अंदर कौन सी फाइल बनी है? फाइल बाहर बन गई आपकी। तो फाइल आप ना एक काम करो, यहाँ पे फाइल बनी है ना फाइल, इसको उठा के इसके अंदर डाल दो। ठीक है, चलिए, हाँ अब इसमें आ गया। अब राइट क्लिक करके आप इसको ओपन विथ किसके साथ खोलना है? नोट, ठीक है, चूज़ अनदर, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो चूज़ अनदर ऐप कर लो, इसमें नोटपैड सेलेक्ट कर लो, जस्ट वंस कर लो, तो ये नोटपैड पे ओपन होगी। लेकिन नोटपैड पे क्या होगा,